मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग बात करते हैं यूपीएससी की। शायद आप इससे अवगत नहीं होंगे और आज आप भली भांति इससे अवगत हो जाएंगे। यूपीएससी अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। और पहले तो यह बतला दूं कि भारतीय संविधान में भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 में संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। इसमें यह बतलाया गया है कि कितने सदस्य होंगे, अध्यक्ष कौन होगा, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, इनके कार्यकाल कब से कब तक होगा, इनको कैसे हटाया जा सकता है, आदि आदि इन सारी बातों का इसमें सविस्तार उल्लेख किया गया है। और जब संघ लोक सेवा आयोग की बात होती है तो नाम से ही स्पष्ट है कि संघ अर्थात पूरे भारत में सर्विस करने के लिए, नौकरी करने के लिए यदि आप चाहते हैं तो आपको संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती होना पड़ेगा। इससे पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी हिंदुस्तान के लिए आपको कार्य करने का मौका मिल सकता है। बस आपको आवश्यक है कि सही समय पर और निर्धारित नियमों के तहत आप तैयारी करें और बहुत ही आसानी से इसमें चयन पाया जा सकता है। तो चलिए यूपीएससी के बारे में थोड़ा हम लोग और बात करते हैं। जब अंग्रेज भारत में थे तभी संघ लोक सेवा आयोग की आवश्यकता महसूस की गई थी। इसको देखते हुए 1 अक्टूबर सन 1926 में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 26 अक्टूबर 1950 को भारतीय संविधान और भारतीय नियमों, भारतीय शर्तों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का निर्माण हुआ। और अब जो है मौके पर जो संघ लोक सेवा आयोग कार्य कर रहा है वह 26 अक्टूबर 1950 के प्रावधानों के तहत कर रहा है। संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय धौलपुर हाउस नई दिल्ली में है। जब भी कभी आप जाएं नई दिल्ली तो धौलपुर हाउस अवश्य घूमने जाएं। उससे आप प्रेरित होंगे कि आपको जल्द ही यूपीएससी ज्वाइन करना है और वहां पर जाएंगे तो बहुत सारी बातें आपको बड़े ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। वैसे आज के ज़माने में जाने अगर आप नहीं भी जाते हैं तो भी आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस समय आप स्वयं बैठे बैठे यूपीएससी के बारे में जानकारी हासिल प्राप्त कर रहे हैं। ये अलग बात है कि इस वीडियो के माध्यम से आप कोई चित्र नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन चित्र देखने के बजाय आपकी मेहनत ऐसी है कि उस मेहनत के माध्यम से आप यहाँ पर बड़े आसानी से पहुँच सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इसमें उल्लेख किया गया है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब आप समझ रहे होंगे यह कोई मामूली सा संघ नहीं है, मामूली सा आयोग नहीं है। इसकी स्थापना डायरेक्ट भारत के राष्ट्रपति द्वारा यहाँ के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। यहाँ पर जो भी लोग नियुक्त होते हैं, सदस्य या अध्यक्ष, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है अथवा 65 की उम्र प्राप्त होने के बाद ये लोग रिटायर हो जाते हैं। और ये लोग कार्यकाल के दरमियान यदि त्यागपत्र भी देना चाहें तो इसकी भी आज़ादी होती है और वो लोग भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो चूँकि अंग्रेज़ों के समय स्थापना हुई थी तो निश्चित रूप से सर रॉस बारकर थे और इन्होंने काफ़ी बखूबी अपने कार्यों को निभाया। आप इनके बारे में अलग से कभी वीडियो देखने को आपको मिलेगा। फिलहाल आप इतनी ही जानकारी हासिल अभी कर सकते हैं कि सर रॉस बारकर प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। और यूपीएससी की जो बात की जाए तो संघ की सेवाओं में नियुक्ति हेतु परीक्षा आयोजित करना, और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि संघ की सेवाओं में अर्थात ऐसी सर्विस जो पूरे देश में आपको किसी भी समय कहीं भी नियुक्ति दी जा सकती है, चाहे कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे गुजरात हो। तो यह यूपीएससी की नौकरी करने वालों को पूरे देश में कहीं भी जाने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। और ये भी एक अच्छी बात है कि इस माध्यम से आप पूरे देश को भी देख सकते हैं। पूरे देश में आप कह सकते हैं कि पूरा भारत ही अपने आप में एक मिनी वर्ल्ड है। यहाँ पर हर सभ्यता और संस्कृति के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तो यदि आप अगर 2-2 साल भी एक राज्य में सर्विस करते हैं तो आप जानते हैं कि पूरे जीवन में शायद ही ऐसा संभव हो
कि आप 2-2 साल हर राज्य में नौकरी करें, लेकिन जितने ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में आपको नौकरी करने का मौका मिलेगा, उस राज्य की सभ्यता और संस्कृति से आप अवगत हो सकेंगे। और बिल्कुल आप मान कर चलिए कि ऐसा करने वाले लोग इतने परिपक्व इंसान होते हैं कि वह जहाँ भी जाते हैं एक अपना विशेष पहचान छोड़कर चले जाते हैं, और यह सब जगह ये लोग जाने पहचाने जाते हैं। भारत में जब सिविल सेवा की बात चली है तो आपको बतला दें कि भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, और इनकी जो मकबरा है कहाँ पर बना हुआ है? ज़रा अगर आप जानते हैं तो उस ज़िले का नाम लिख कर के बतलाएं। यदि ज़िले का नाम नहीं जानते हैं, हालांकि आपको जानना चाहिए, क्योंकि यदि आप प्रदेश का नाम खोजते हैं तो ज़िले का भी नाम बड़े आसानी से आपको पता हो जाएगा। तो यदि आप जानते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। अब जरा बात कर लेते हैं कि प्रथम आईएएस कौन थे। अब आप समझ गए हैं, सत्येंद्र नाथ टैगोर। वैसे टैगोर जिन लोगों की टाइटल होती है ये लोग पश्चिमी बंगाल के रहने वाले होते हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि सत्येंद्र नाथ टैगोर भी पश्चिमी बंगाल के थे या किसी अन्य राज्य के? इस बात को यदि आप जानते हैं तो बस सत्येंद्र नाथ टैगोर इनके नाम के आगे इनके राज्य का नाम लिख करके कमेंट बॉक्स में भेजें। अब एक और अच्छी बात कर लेते हैं, अन्ना राजा मल्होत्रा प्रथम महिला आईएएस। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 1950 के आसपास ये आईएएस बनी थी। महिलाएं भी उस समय भी मेहनत कर रही थी। हालांकि अलग बात है कि उस समय इक्का दुक्का महिलाएं ही पढ़ा करती थीं, और जो पढ़ा करती थीं यदि मेहनत से पढ़ देती थीं तो आईएएस तो बनना तय होता था। तो अन्ना राजम मल्होत्रा प्रथम महिला आईएएस हैं। अब एक ऐसी आपसे बात करने जा रहा हूँ, रोमन सैनी एमपी। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, मध्य प्रदेश। रोमन सैनी एक आईएएस थे, लेकिन अब आईएएस नहीं हैं। आप क्या बता सकते हैं कि इनके नाम कौन सा रिकॉर्ड है? बस आपको मैं हिंट दे दे रहा हूँ कि या तो सबसे कम उम्र के आईएएस या सबसे अधिक उम्र के आईएएस। जो भी सही है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। अर्थात यदि सबसे कम उम्र के आईएएस हैं या आईएएस थे तो आप लिखेंगे रोमन सैनी, और सबसे कम उम्र वाले इतना भी लिखेंगे तो मुझे पता हो जाएगा कि आपने रोमन सैनी के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। वैसे मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वीडियो देखने के साथ साथ आप और भी कुछ काम करें, क्योंकि मात्र केवल वीडियो देखने मात्र से आप सफल नहीं हो सकते हैं। यह एक संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है और यह केवल छात्रों के लिए है, बिल्कुल नवनियुक्त या कह सकते हैं कि जो भी हाई स्कूल इंटर बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल बेसिक जानकारी है। यह बहुत डीप स्टडी के लिए नहीं है। अच्छा, आईएएस अधिकारी का सबसे बड़ा पद जानते हैं कौन सा होता है? बिल्कुल सही, कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव वह जो होते हैं सबसे बड़ा जो अनुभवी आईएएस अधिकारी होते हैं, इनका सबसे लंबा कार्यकाल होता है और कार्य क्षमता अच्छी क्वालिटी की होती है, उन्हीं लोगों को कैबिनेट सचिव बनाया जाता है। अब मैं वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा कि यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आप इसको बतलाएं, लिख करके भेजें। इससे क्या होगा कि आपकी गुणवत्ता में निखार आएगा, आपकी कार्यशैली में, सर्च करने की क्षमता में, गूगल पर कोई बात कैसे सर्च की जाती है या किताब में कोई बात कैसे सर्च की जाती है, कैसे खोजा जाता है, ये भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ वीडियो देखने मात्र से आप बिल्कुल विद्वान नहीं हो सकते हैं, आप जानकार नहीं हो सकते हैं। यह केवल एक रूपरेखा आपको दी जाती है और यह वीडियो यह बतलाता है कि इस रूपरेखा के माध्यम से आपको डीप स्टडी करना है। जैसे आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं कि सत्येंद्र नाथ टैगोर का नाम तो आपने सुन लिया, लेकिन एक कौन थे, कहाँ पैदा हुए थे, कैसे परीक्षा दिए थे, कैसे तैयारी किए थे, यह आपको लिखना है। उसी प्रकार मैंने यहाँ पर केवल आपको बतलाया है कि अन्ना राजा मल्होत्रा प्रथम महिला आईएएस हैं, तो इतना ही जानना आपके लिए पर्याप्त नहीं है। आपको बतलाना होगा कि अन्ना राजा मल्होत्रा कौन थी, कहाँ पैदा हुई थी, कौन सा इनको कैडर मिला था,
इन्होंने क्या पढ़ाई लिखाई की थी और कहाँ पर इनकी नियुक्ति हुई थी। तो यह जो मैंने आपको नाम बतलाया है, अभी आपको नाम से अवगत हो रहे हैं ताकि आप इनके बारे में और विस्तार से जान सकें। उसी प्रकार रोमन सैनिक के बारे में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करें, क्योंकि आपको बहुत आगे बढ़ना है। अब कैबिनेट सचिव पद क्या होता है, कौन कौन इसकी क्या योग्यता होती है, कितने कैबिनेट सचिव होते हैं, इस समय कौन कैबिनेट सचिव है, ये सब जानकारी आपको हासिल करना चाहिए। तो यह मान कर चले कि यहाँ पर जो आपको केवल आउटलाइन, एक गाइडलाइन दी जा रही है, इसके आधार पर आपको आगे बढ़ना है। तो इतना आप तैयार करें और खोजें और आगे बढ़ें और सफल होवें। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।